पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, डिलीट कुंजी से स्लाइड शो को रोक सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये बात गलत है। डिलीट कुंजी से स्लाइड शो को हम नहीं रोक सकते हैं। अगर हमको स्लाइड शो को रोकना है तो हम ESC यानी एस्केप बटन दबाएंगे। ठीक, इससे हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है MIME का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका जो पूर्ण रूप है आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टी यूजर इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और मल्टी टास्किंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइम का पूछा हुआ है। अब हो सकता है आपका IMEI का पूछ ले या फिर IMEI कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसका कोड भी पूछ सकता है। आजकल ये भी क्वेश्चन बन रहा है *#06#। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कितने अंकों का होता है। ठीक, तो ये 15 अंकों का होता है IMEI नंबर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ UPI का फुल फॉर्म पूछा गया था। आप लोग UPI से पेमेंट करते हैं तो देख लीजिए क्या है इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है IMPS का फुल फॉर्म पूछा था। ये भी एक पेमेंट भेजने का माध्यम है जिसके द्वारा अगर आप पेमेंट भेजते हैं तो तुरंत खाते में पहुंच जाता है। पेमेंट ट्रांसफ़र करने का जो माध्यम है। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट इंटरनेट पेमेंट सिस्टम और इंटर मोबाइल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, सर्विस नहीं है, सिस्टम है। इससे हम त्वरित पैसा भेज सकते हैं किसी भी अकाउंट में। ठीक है, IMPS के ज़रिए। फिर ये प्रिंटर के प्रिंट की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। कोई प्रिंटर कुछ भी प्रिंट करता है तो उसके जो प्रिंट आउट निकलता है उसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। पिक्सल पर निर्भर करती है, DPI पे करती है, रेजोल्यूशन पे करती है या कलर पे करती है। ठीक है, तो इसका क्वालिटी जो होती है वो DPI पर निर्भर करती है। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट होंगे उतनी ही प्रिंटर की क्वालिटी यानी प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, रेजोल्यूशन से किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी को चेक किया जाता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर की क्वालिटी होगी, जैसे कि 1920x1080, ठीक, या इससे ऊपर के जो मॉनिटर हैं उनकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं और इसको इस तरह से चेक किया जाता है। फिर ये पिक्सल, ये किसी इमेज की क्वालिटी को बताता है। इमेज जितना अच्छा पिक्सल का होगा, जितने पिक्सल उसके पास होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी का इमेज होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। ठीक, प्रश्न पूछा गया था डेस्कटॉप पे जो पीछे बैकग्राउंड लगा रहता है, इमेज लगा होता है, उसको क्या बोला जाता है। थीम बोला जाता है, गैजेट बोला जाता है, वॉलपेपर बोला जाता है या फिर बैकग्राउंड बोला जाता है। तो विंडोज़ 10 में इसे हम बैकग्राउंड कहते हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में Ctrl+W से क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने तो सुना होगा डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विदाउट सेविंग डॉक्यूमेंट। बिना डॉक्यूमेंट को सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करना ये होता है Ctrl+W से। ठीक, जैसे कि मान लो आपने कई सारे विंडो राइटर में ओपन किए हुए हैं, आप चाहते हैं इसमें से इसको बंद करना तो Ctrl+W दबाएंगे, इसको बंद करना है तो Ctrl+W दबाएंगे, इसको बंद करना है Ctrl+W दबा देंगे, इसको भी बंद करना है तो भी Ctrl+W दबा देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है Ctrl+W से सिर्फ आपका एप्लीकेशन से आप बाहर होते हैं, जैसे कि आप राइटर से बाहर हो सकते हैं, ठीक, कैल्क से हो सकते हैं, इसके अलावा आप इम्प्रेस से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर होना है तो कंट्रोल के साथ में आपको Q बटन दबाना होगा। ठीक, कंट्रोल के साथ में Q बटन होता है लिब्रे ऑफिस से बाहर होने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना है। या फिर आप अल्ट के साथ में F4 बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है तो सभी को पता होगा। यहाँ पर आपको हिंट देता हूँ, ये यहाँ पे जो P लगा हुआ है उसको आपको वही देखना है बस। तो Ctrl+Shift+P का यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपका यही आंसर सही हो जाएगा। अगर अभी यही सब स्क्रिप्ट पूछता तो यहाँ पे B लगा होता है,
तो बी से हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट बी वाला, ठीक है। बाकी ये तो है सेव के लिए, ठीक, और ये है सेव एज के लिए। इंक्रीज फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है, तो ठीक, बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है ये आपका बिग ब्रैकेट क्लोज वाला, ठीक है। और घटाने के लिए आपका नीचे वाला है, ये है डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। घटाने के लिए नीचे वाला है, बढ़ाने के लिए ऊपर वाला है। फिर है फुल फॉर्म ऑफ वेब, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। फिर है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है? कंट्रोल अल्ट वी है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी है, कंट्रोल अल्ट बी है, कंट्रोल अल्ट सी है, ठीक, बताना है आपको। देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी ये जो होता है वो होता है कमेंट के लिए, ठीक है। ये वाला भी है पेस्ट स्पेशल के लिए, लेकिन यहाँ पे जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखा है पेस्ट करने के लिए, उसके लिए आपका ये वाला विकल्प सही होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कैल्क में 10%, सॉरी यहाँ पे हमने आंसर पहले ही बता दिया। कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है, ठीक है। तो मिनिमम आप 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? चलिए आपको डायरेक्ट ओपन करके ही दिखाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हम ओपन करते हैं इसमें कैल्क, CALC, ये आ गया हमारा कैल्क। खुल जा सिम सिम, तो जूम से भी आपका सवाल बन रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है मैक्सिमम जूम परसेंट और ये है मिनिमम जूम परसेंट, ठीक। तो मिनिमम यहाँ पर आपका हो जाएगा 20% और मैक्सिमम आपका हो जाएगा 400%, ठीक है। ये हो गया कैल का। अब इसी वक्त हम राइटर का भी चेक कर लेते हैं, तो कम से कम 20% है, मैक्सिमम आपका 400% है, ठीक है। चलिए राइटर का भी चेक कर लेते हैं इसी वक्त। राइटर में देखिए कितना है, 600% है और 20% है, ठीक। कैल्क में कम से कम 20%, मैक्सिमम 400%। अब इसी वक्त हम इम्प्रेस का भी चेक कर लेते हैं। इम्प्रेस में कम से कम 5% और मैक्सिमम 3000% होता है, ठीक। इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो है देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जूमिंग परसेंट है। आप देख सकते हैं कम से कम इसको आप 5% कर सकते हैं, मैक्सिमम इसको 3000 कर सकते हैं, ठीक। तो हम चलते हैं स्लाइड पे अपने। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे मेरा आंसर वो हो जाएगा 20%, ठीक। मिनिमम पूछा है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछता तो वो हो जाता हमारा 400%, किसमें? कैल्क में, ठीक। अगर यही राइटर में पूछता तो वो होता 20 से लेकर के 600%। अगर यही इम्प्रेस में पूछता, इम्प्रेस में हो जाता 5 से लेकर के 3000%, ठीक है। तो 20 से 400 कैल्क में है, 20 से 600 आपका राइटर में है, 5 से 3000 आपका इम्प्रेस में है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ DFT। DFT का मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, ये एक अलग से चैप्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही होगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। फिर है फुल फॉर्म ऑफ DFS।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके मुझे ऑप्शन तो याद नहीं थे, तो यहाँ पर हमने दो ऑप्शन रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। अब आपके एग्ज़ाम में जो भी आए ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर इसमें से दोनों में से कोई भी आ रहा है तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, अगर एक भी आ रहा है तो आपका वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया था। अभी किस परपेज में दिया गया था वहाँ पर फिलहाल इस तरह से शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना चाहिए, जिस तरह से चैप्टर के नाम से बना दिया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर ये पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे में नहीं आया था, लेकिन मेरे बगल वाले जो एक लोग एग्ज़ाम दे रहे थे उनके में आया था। सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है जितने लोग पेपर देते हो वहाँ पर। ठीक है, मैं भी पहले सोचता था कि सबका अलग अलग नहीं होता होगा, लेकिन मैं इस बार जब पेपर देने गया था तो मैं ध्यान दे रहा था, जब क्वेश्चन हम कर रहे होते, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है बहुत आसान होता है, इस पर हम तुरंत कर देते, तो उसके बाद 30 सेकेंड हमको वेट करना पड़ता है। तो उस समय मैं अगल बगल झाँक कर चेक कर लेता था कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो साइड वाले भी आए थे उनको भी मैंने याद किया था। पहला मिनी कंप्यूटर कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो PDP-8 होगा। ठीक है, ये होगा। और देखिए क्वेश्चन वहाँ पे लिब्रे ऑफिस उबंटू से ही सिर्फ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, MS विंडोज़ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस में दिया गया है कि आपको क्वेश्चन आएगा उबंटू से, तो उबंटू से तो आ ही रहे हैं, लेकिन विंडोज़ से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये देखिए वर्ल्ड में पहला हो जाएगा, ये इंडिया में पहला हो जाएगा, इंडियाज फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ये। ठीक, और ये वाला है आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। परम 8000 है इंडिया का। अगर परम 8000 ऑप्शन में नहीं है तो परम 10,000 अगर होगा तो परम 10,000 पे भी जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था 4 बिट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको पता ही होगा 4 बिट को क्या बोलते हैं। 8 बिट को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। ठीक, 4 बिट को बोलते हैं 1 निबल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 निबल। ठीक है, और 1024 बाइट को हम लोग बोलते हैं 1 KB, और 1 MB में कितना होता है? 1024 KB। ठीक, तो ये हो गया। फिर IMAP का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ईमेल से संबंधित है, तो इसको मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे A to Z फुल फॉर्म लगाए हुए हैं हमने। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। फुल फॉर्म से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर है क्वेश्चन टेबल को किस बार से इंसर्ट कर सकते हैं? ठीक है, मीनू नहीं पूछा है, बार पूछा गया है कि टेबल को किस बार से इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम राइडर खोलेंगे तो देखेंगे टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ये है, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और ये टेबल हमारी इंसर्ट हो जाएगी। तो ये कौन सा टूल बार है? स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? स्टैंडर्ड टूल बार से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन फॉर्मेटिंग टूल बार का भी आएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार से हम क्या कर सकते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए लैन का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपको लैन, मैन, वैन सब कर लेना है। ठीक, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद कर लेने हैं। लाइन में कंप्यूटर कैसे जोड़े जाते हैं, मैन में कैसे जोड़े जाते हैं, वैन में इस पर मैंने टोपोलॉजी वाला वीडियो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं नेटवर्किंग वाले वीडियो में। तो लाइन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन एक छोटे क्षेत्र, छोटे एरिया में, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक कार्यालय में होता है, ठीक है। मैन पूरी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, और वैन पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड भी समझ लीजिए, ठीक है। नाम ही वाइड एरिया नेटवर्क है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप। उमंग ऐप, जैसे इसमें क्या होता है, कभी कभी पूरा फुल फॉर्म पूछता है, कभी कभी पूछ लिया कि इसमें एम का मतलब क्या है, इसमें एन का मतलब क्या है, इसमें ए का क्या मतलब है, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो आपको एक एक अक्षर का भी मतलब यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। और इसका यूज किसके लिए होता है, EPFO, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट की और सारी चीज़ों के लिए होता है। अभी रिजल्ट आया था यूपी बोर्ड का, तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आप इससे चेक कर सकते हैं। बाकी जो सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको PF मिलता है, उसकी जानकारी आप उमंग ऐप से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की तो सभी को पता होगा, बहुत सिंपल है। पावर पॉइंट से या फिर इम्प्रेस से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि नई स्लाइड को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े होते वो ज़्यादातर कंट्रोल एन पर चले जाते हैं, लेकिन कंट्रोल एन नई स्लाइड के लिए नहीं है, एक नया प्रेजेंटेशन के लिए होती है, ठीक है। तो ये है आपका न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक। ये है आपका टेम्पलेट के द्वारा प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, और ये आपका है सेव करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा Ctrl+M। फिर ईमेल में क्या सेव कर सकते हैं, प्रश्न पूछा गया था, ईमेल में क्या सेव कर सकते हैं। एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यह सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल में क्या सेव कर सकते हैं, तो ईमेल में हम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हम सभी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल में एड्रेस भी सेव कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी सेव कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सेव कर सकते हैं, नाम सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछे कि ईमेल में हम कितने GB तक डेटा रख सकते हैं, तो उसका जो क्षमता है वो है 1.5 GB का, सॉरी 15 GB का। ईमेल में हम, भैया इरेजर चल जाओ, ईमेल में हम 15 GB डेटा रख सकते हैं, 1.5 GB तो हम लोगों को डेली मिलता है, ठीक। 15 GB डेटा ईमेल में भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर ड्राइव में पूछे तो ड्राइव में भी, जो गूगल का ही ड्राइव है, इसमें भी 15 GB रख सकते हैं। और ईमेल में जो मैक्सिमम अटैचमेंट है वो 25 MB का है, ठीक है। इससे बड़ी MB की फ़ाइल को आप ईमेल में नहीं अटैच कर सकते। उससे अधिक अगर आपको करना है तो फिर आपको जाना होगा ड्राइव में जाके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइव में बड़ी फाइल को सेव किया जाता है। चलिए 24, फुल फॉर्म ऑफ IP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट पैकेट, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP एड्रेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। IPv4, IPv6 कितने बिट का होता है, ठीक है। तो ये 32 बिट का होता है, और ये वाला आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। IP एड्रेस, ये आपको ध्यान देना, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 64 नहीं होगा, 128 होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। फिर है B2B किस प्रकार का ई-कॉमर्स, थोड़ा यहाँ पे सवाल सही से नहीं बन पाया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। B2B ई-कॉमर्स का कैसा प्रकार है, ठीक है। तो B2B जो प्रकार है वो बिजनेस टू बिजनेस है। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपना सामान बेचता है, ठीक है। एक होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेसमैन से कंज्यूमर के पास सामान आता है। तो इसमें जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक, मीशो, मंत्रा, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक, यानी कि उपभोक्ता से उपभोक्ता के बीच, C2C इसको बोलते हैं। तो C2C में आपका आ जाता है OLX, कोई भी सामान आप डायरेक्ट कस्टमर से खरीदते हैं, जैसे कोई सामान पुराना बेचता है या फिर नया सामान भी इससे बेच सकता है, लेकिन ज़्यादा